अमृतकाल में भारत के चुनाव चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप का वाला फार्मूला बन गए हैं। यानी चुनाव में मेरी जीत हो चाहे हार हो, मेरा फायदा तय है। जीत गया तो राज्य की सत्ता मिलेगी और सत्ता के माध्यम से सब कुछ मिलेगा, और नहीं जीता तो फिर ढेर सारा पैसा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, चुनाव जीतने पर तो फायदा समझ में आता है, हारने पर फायदा कैसे हो सकता है, वो भी करोड़ों अरबों का कथित फायदा। तो आइए आज इसी मामले पर बात करते हैं, क्योंकि बात हवा हवाई नहीं है। बहुत सारे तथ्य हैं जो इस कथित स्कैम को स्थापित करते हैं, सवाल पैदा करते हैं, और खुलेआम आरोप लग रहा है कि ये स्कैम भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता पूरे जस्सो खरोश के साथ कर रहे हैं। और सवाल पैदा होता है कि क्या इन सब में भारत का चुनाव आयोग और सेबी जैसी संस्था भी शामिल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो तारीखें देता है वोटिंग और काउंटिंग की, इन्हीं दो तारीखों के बीच बहुत बड़े कथित घोटाले का आरोप लग रहा है, जिसमें गोदी मीडिया भी बड़ा रोल निभाता है। अभी बंगाल और अन्य राज्यों के चुनाव में भी इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि काउंटिंग डिले स्कैम चल रहा है। तो ये काउंटिंग डिले स्कैम क्या है, इस पर तो बात करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे भारत का गोदी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले तक के बारे में झूठ फैला रहा है, अर्ध सत्य फैला रहा है। यानी गोदी मीडिया को टीएमसी को मिली राहत भी पचेबल नहीं लगती है। झूठ बोलकर ही सही देश को टोपी पहनाने और टीएमसी को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है। इसी के साथ एक आंकड़ा ये भी देखेंगे कि कैसे पश्चिम बंगाल का इतिहास वो रहा ही नहीं जो गोदी मीडिया दिखा रहा है एग्जिट पोल के माध्यम से। उधर पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा में रीपोलिंग को लेकर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन सब पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात गोदी मीडिया के उस एग्जिट पोल की जो बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच बहुत ही टाइट फाइट की बात कर रहा है। मगर आगे की बात कहने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमने भैया कौनो एग्जिट पोल नहीं किया है, बल्कि एग्जिट पोल का विश्लेषण किया है। और पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि कैसे साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव दोनों को लेकर ही पश्चिम बंगाल के बारे में जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया और तमाम कथित फर्जी एजेंसियों ने प्रचारित किया वो पूरी तरह से गलत साबित हुए। जो परिणाम आए उससे पता चला कि इन्होंने टीएमसी को कम करके दिखाया और बीजेपी को ज्यादा। और एक फार्मूला निकलता है कि टीएमसी को एग्जिट पोल में जितनी सीटें दी जाती हैं टीएमसी उसकी 1.5 गुना सीट लेकर आती है, जबकि बीजेपी को जितनी सीटें दी जाती हैं एग्जिट पोल में बीजेपी उसकी आधी सीट ला पाती है। और यदि ऐसा ही फार्मूला इस बार के एग्जिट पोल में भी सेट किया गया है कि टीएमसी को घटा दो बीजेपी को डबलिया दो, तो जाहिर तौर पर इस बार भी टीएमसी 200 प्लस और भाजपा 70-80 के आसपास सिमट सकती है। मगर समझने वाली बात यह है कि तमाम एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां और गोदी मीडिया इतना गलत कैसे साबित हो जाते हैं। जो परिणाम ये लोग टीएमसी के लिए दिखाते हैं उससे भी बुरा बीजेपी के लिए हो जाता है, और जितना अच्छा बीजेपी के लिए दिखाते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा टीएमसी के लिए आ जाता है। क्या इसके पीछे भी कोई खेल है? अब इसमें चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे बाप वाला खेल को कैसे कथित रूप से खेला जा रहा है उस पर आने से पहले आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ देख लेना चाहिए। देखिए, निहारिए। यानी इस बार जो एग्जिट पोल में टफ फाइट की बात की जा रही है उस पर सवाल खड़ा करने वाला पश्चिम बंगाल का ऐसा रिकॉर्ड भी है। इन आंकड़ों को देखने के बाद पता चलता है कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 55 साल में कभी भी त्रिशंकु विधानसभा नहीं दिया। यानी पश्चिम बंगाल की जनता साफ और सपाट बहुमत देती है। आप देखिए, 1972 में जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी को 280 में से 216 सीटें मिली, यानी पूर्ण बहुमत। 1972 तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बेहद मजबूत थी, लेकिन अगले 5 साल में जब कांग्रेस कमजोर हुई, इमरजेंसी वगैरह का सब तामझाम हुआ और लेफ्ट वाला किला मजबूत होना शुरू हुआ, तो अगले चुनाव में यानी 1977 के चुनाव में कांग्रेस सफा चट हो गई और लेफ्ट 230 सीटें लेकर आ गया 294 में से। यानी पिछली बार जिसको पूर्ण बहुमत मिला था अगले चुनाव में उसका पूरा पत्ता ही साफ हो गया। इसी तरह आप 1982, 1991 इन सभी चुनावों को देखें तो लेफ्ट बहुत ही भारी बहुमत से यहां तक कि 294 में से 251 सीटें तक लेफ्ट ने जीत लिया था। आगे 1996, 2001 और 2006 तक आप जब जाते हैं तब भी साफ साफ दिखता है कि बंगाल की जनता ने मजबूत बहुमत किसी एक पार्टी को ही दिया। और उसके बाद बात आती है 2011 की। यहाँ पर लेफ्ट का सफाया होता है और टीएमसी कांग्रेस के साथ सरकार में आती है। यहाँ भी आप देखें तो सरकार का परिवर्तन एक मुश्त हुआ है। यानी लगभग 35 साल पहले जिस तरह से कांग्रेस साफ हुई लेफ्ट आया, ठीक उसी तरह से 35 साल बाद लेफ्ट साफ हुई टीएमसी सत्ता में आई।
इसके बाद के दो चुनाव को भी देखिए, 2016 और 2021 में टीएमसी को स्पष्ट और ठीक ठाक बहुमत मिला, कोई आगे पीछे मजबूती से नहीं दिखा। अब बंगाल का यही इतिहास दिखाते हुए लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ की जनता बीच वाला काम नहीं करती है, जिसको देना है फाइनल मेजोरिटी दे देती है, बाकी जो होगा कल पता चल ही जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इतना सारा इतिहास तथ्यों में दर्ज है, जमीन पर कहानी कुछ और है, तो फिर गोदी मीडिया पश्चिम बंगाल को लेकर और देश भर के चुनाव को लेकर इतना फर्जी एग्जिट पोल क्यों दिखाता है, इतना फर्जीफिकेशन काहे करता है, बार बार अपनी साख पर बट्टा क्यों लगवाता है। तो अब आप टीएमसी के पूर्व सांसद और प्रवक्ता साकेत गोखले का एक ट्वीट देखिए। इनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण का मतदान 29 अप्रैल को पूरा हुआ, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, असम और केरल में 9 अप्रैल को। डिजिटल ईवीएम होने के बाद भी चुनाव आयोग को काउंटिंग शुरू करने में 4 दिन से ज्यादा का समय क्यों लग रहा है। काउंटिंग तो वोटिंग के 48 घंटे के भीतर आसानी से शुरू की जा सकती है। इसके अलावा असम और केरल में मतगणना के लिए 4 मई यानी लगभग 24 दिन तक का इंतजार करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सीधी सी बात है, इससे भाजपा को फर्जी एग्जिट पोल का इस्तेमाल करके बाजार में हेरफेर करने का पूरा समय मिल जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी एग्जिट पोल में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया गया, मगर जब परिणाम आए तो 31 लाख करोड़ रुपए बाजार में डूब गए। नतीजे ठीक उल्टे थे। ये करोड़ों अरबों का घोटाला है और चुनाव आयोग तथा सेबी भाजपा को पैसा कमाने में मदद करने के लिए मिलीभगत कर रहे हैं। यानी साकेत गोखले का सीधा सीधा आरोप है कि भाजपा, चुनाव आयोग और सेबी मिलकर वोटिंग और काउंटिंग के बीच लंबा गैप रखते हैं। गोदी मीडिया के माध्यम से फर्जी एग्जिट पोल जारी करके बाजार में हेरफेर किया जाता है। लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब जाते हैं और भाजपा के लोग इसमें पैसा बनाते हैं। अब जरा साकेत गोखले के दावों को सत्यापित करने की तरफ बढ़िए, टकटकी लगाकर सुनते जाइए। मैं आपको कुछ इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, साल 1951-52 यदि हम पश्चिम बंगाल के पहले विधानसभा चुनाव की बात करें, जब देश में कोई व्यवस्था नहीं थी, ज्यादातर आबादी अनपढ़ थी, बेहद गरीब थी, वोटिंग और वोटिंग प्रक्रिया के बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं थी, बहुत कम लोग जानते थे। जब देश में पहली बार आजादी के बाद चुनाव हो रहे थे, तब पश्चिम बंगाल में अलग अलग फेज में वोटिंग हुई, बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही थी और इसका रिजल्ट अलग अलग सीट और फेज के हिसाब से 3 से 10 दिन के भीतर जारी कर दिया जाता है। यानी देश में सुविधा लगभग न के बराबर थी, ज्यादातर क्षेत्रों में बिजली नहीं थी, गिनती के जगहों पर फोन थे पूरे देश में, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही खराब था, सड़कें नहीं थी। उस दौरान वोटिंग के बाद 10 दिन के भीतर गिनती हो जाती है, परिणाम आ जाते हैं, वो भी पर्ची वाली वोटिंग। इसी तरह यदि आप तारीखों पर ध्यान दें तो 1969 में जो पश्चिम बंगाल में मध्यावधि चुनाव हुए थे, उसके परिणाम भी 3-4 दिन के भीतर आ गए थे। 1977 आते आते 2 दिन के गैप पर पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम आ जाते थे, कभी कभी 3 दिन या 4 दिन लगा। 1996 में 27 अप्रैल को वोटिंग हुई, 1 मई को परिणाम आ गए, यानी 3 दिन का गैप। साल 2001 में जब ईवीएम आया तो भी 2 दिन के गैप पर परिणाम आ जाता है। 2006 में भी 2 दिन का गैप था, 2011 में भी 2 दिन का गैप था, मगर ध्यान रहे साल 2014 में देश में अमृतकाल लागू होता है और अगले चुनाव में यानी 2016 के चुनाव में 14 दिन के गैप के बाद पश्चिम बंगाल का परिणाम आता है। यानी 2011 में 2 दिन का गैप था और 2016 में 14 दिन का गैप हो जाता है। ये अमृत इफेक्ट है पश्चिम बंगाल में, किस तरीके से रिजल्ट आने में देरी होती है। जबकि ये चुनाव ईवीएम से हो रहे थे, मशीन से हो रहे थे, टू टू बटन दबा के। 2021 में भी 3 दिन के भीतर परिणाम आ गया, लेकिन चुनाव बहुत लंबा चला। इसी तरह जब आप लोकसभा के चुनाव में वोटिंग और काउंटिंग के बीच का गैप देखते हैं, तब भी फर्क यानी अंतर बहुत कम रहता था पुराने जमाने में। और ध्यान रहे, सिर्फ दिनों को नहीं गिना जा सकता, सुविधाओं को भी गिनना पड़ेगा। एक तरफ जहां अन्य क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी, डिजिटलीकरण और एआई के माध्यम से कम समय में चीजें हो रही हैं, वहीं चुनाव को अगर हम देखें तो उसका समय बढ़ता ही जा रहा है। यानी एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं डिजिटल इंडिया का, दूसरी तरफ चुनाव के मामले में यह नारा बिल्कुल उलट जाता है। महीनों महीनों चुनाव चल रहे हैं और बहुत लंबे गैप के बाद वोटों की गिनती होती है। याद करिए, साल 2024 के चुनाव के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अनुमान लगाया था कि 4 जून को शेयर बाजार एकदम धड़ाम हो जाएगा, इतना ऊपर चढ़ेगा, आसमान छू जाएगा। कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों को यानी निवेशकों को राय दिया कि दबा के पैसा लगाइए, चाहे जैसे भी मार्केटिंग करते हैं करिए, बाजार चढ़ने वाला है। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं ने भी इस तरह के दावे किए थे और कहा था कि 4 जून से पहले निवेश कर लीजिए, बाजार ऊपर जाने वाला है। इन सब ने दावा किया कि चुनाव के बाद बहुत बड़ा बहुमत आ रहा है, बाजार उछलेगा। लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर इन्वेस्ट करने का संकेत दिया। अब जरा सोचिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह का दावा करेंगे तो बाजार का क्या होगा। रिजल्ट आने से पहले पूरा का पूरा गोदी मीडिया 400 पार का नारा दे रहा था, कुछ तो 450 पार करा दिए थे। हर जगह दिखाया जा रहा था कि बम्पर हो गया, 400 पार हो गया, बाजार खूब ऊंचा
ऊंचा चढ़ा दिया। सभी निवेशकों को लगा कि जिस तरह की बातें भाजपाई सिस्टम और गोदी मीडिया कर रहा है, निश्चित ही परिणाम उनके पक्ष में है। सबने झोंक के पैसा लगा दिया। लेकिन जब रिजल्ट आए तो निफ्टी और सेंसेक्स धड़ाम हुआ। भारतीय बाजार 4 साल की सबसे बड़ी गिरावट की तरफ था। 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया। 30 लाख करोड़, गारंटी देता हूं आप लोग लिख नहीं पाएंगे, ज्यादातर लोग, अरे हम खुद नहीं लिख पाते हैं भाई। 30 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। इस नुकसान से बहुत सारे लोग सड़क पार आ गए, बर्बाद हो गए, खाने खाने को मोहताज हो गए। कोविड के बाद भारतीय बाजार में यह सबसे बड़ी गिरावट थी। मगर इस देश की सेबी ने इस मामले में पूरी तरह से आंखें मूंद रखा था। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि कार्यकारी प्रधानमंत्री और गृहमंत्री चुनाव परिणाम और बाजार को क्यों जोड़ रहे हैं। ये कौन होते हैं राय देने वाले कि बाजार में पैसा लगाओ बाजार चढ़े। 400 प्लस का दावा था, भाजपा 240 पर सिमट गई। पूर्ण बहुमत नहीं मिला, बाजार गिर गया। लेकिन आपको इतना तो पता ही होगा कि बाजार गिरने पर भी वहां के खिलाड़ी करोड़ों अरबों रुपए कमा लेते हैं। बाजार के खिलाड़ी, उसका क्या सिस्टम है मुझे समझ में नहीं आता। मगर सवाल यह है कि क्या इसमें सेबी और चुनाव आयोग सब भाजपा के साथ मिलकर खेल कर रहे हैं? यदि नहीं तो फिर वोटिंग और काउंटिंग में इतना लंबा गैप क्यों रखा जाता है? अभी के चुनाव को ही अगर हम देखें तो असम और केरल में 9 अप्रैल को ही वोटिंग हो चुकी है। और चुनाव आयोग को किसने रोका था कि इन दोनों राज्यों का रिजल्ट अगले 2-3 दिन में घोषित नहीं कर सकते? तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है। किसने रोका कि 25 या 26 तारीख को अप्रैल को इनका रिजल्ट नहीं दिया जा सकता, काउंटिंग नहीं करवाई जा सकती? कुछ लोगों को यह लग सकता है कि उन राज्यों के चुनाव परिणाम आने से पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पर असर हो सकता है। मगर सवाल तो यह है कि अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगर एक साथ कराना है तो फिर इतना लंबा गैप क्यों रखना है? 9 अप्रैल को ही असम और केरल में चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? या फिर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों का चुनाव भी 9 अप्रैल को ही क्यों नहीं करवा लिया गया? या फिर 9 अप्रैल की तारीख आगे क्यों नहीं खिसकाई जा सकती थी? इन दोनों राज्यों का चुनाव भी तमिलनाडु के साथ हो सकता था, पश्चिम बंगाल के साथ हो सकता था, लेकिन नहीं किया गया। सवाल है कि जब लोकसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ हो सकता है तो 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ क्यों नहीं करवा सकता केजुआ? इसमें महीना 1.5 महीने का समय क्यों लग जाता है? सोचिए कि असम और केरल की जनता को 9 अप्रैल की वोटिंग के बाद अब तक रिजल्ट के लिए इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? सवाल यह भी है कि मशीनों की रखवाली एक महीना कौन बैठ के करेगा? किस पार्टी का कार्यकर्ता करेगा? तमिलनाडु के लोग 23 अप्रैल को वोट डाल चुके हैं, वो इतना लंबा इंतजार क्यों करें? उन राज्यों को इस बात का इंतजार क्यों करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव हो जाएगा तब हमारा रिजल्ट आएगा? क्या आपके मन में नहीं आता कि असम और केरल को 24 दिन का इंतजार क्यों करवाया जा रहा है? जब बैलेट पेपर के जमाने में 2 दिन के गैप पर चुनाव परिणाम आ सकते थे तो आज ईवीएम के जमाने में इतना लंबा गैप क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में जब लोगों ने ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कही थी तो संभवतः चुनाव आयोग के अधिकारी, वकील या फिर सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने ही कह दिया था कि अरे इसमें तो बहुत लंबा समय लग जाएगा जी। जबकि अभी जितना समय लग रहा है इतना तो बैलेट पेपर के जमाने में नहीं लगता था, जबकि आज तमाम चीजें उन्नत हो चुकी हैं। सवाल है कि इन सभी राज्यों का चुनाव 4-5 दिन के भीतर करवा के 48 घंटे के भीतर काउंटिंग शुरू क्यों नहीं करवाई जा सकती है? तमाम जानकार मानते हैं कि यह बिल्कुल आसान है। चुनाव आयोग के पास इतनी व्यवस्था है, इतने संसाधन है कि ये लोग 48 घंटे के भीतर चुनाव परिणाम दे सकते हैं। मगर यह सब कुछ किसकी सुविधा अनुसार किया जा रहा है? क्या सच में बाजार का घोटाला करने के लिए चुनाव आयोग मिली भगत करके भाजपा के लिए सब कुछ कर रहा है ताकि भाजपा के लोग पैसा बना सकें? हाल ही में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में 24 लाख सशस्त्र बल लगा दिए गए। भाजपाई राज्यों से विवादित अफसर लगाए गए जो बंगाल में जाके लोगों को धमका रहे थे। गृहमंत्री आकर धमकी दे जाते हैं कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। मगर अब देखिए वहां के फाल्टा विधानसभा चुनाव में पूरे विधानसभा क्षेत्र में पुनर्निर्वाचन करवाया जा रहा है। यानी इतना सारा तामझाम लगाने के बाद भी, मनबड़ अधिकारियों से धमकी दिलवाने के बाद भी, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां दौड़ाने के बाद भी, 24 लाख फोर्स लगाने के बाद भी चुनाव आयोग इस कदर फेल रहा बंगाल में कि एक पूरी विधानसभा में ही दोबारा वोटिंग करानी पड़ रही है। सवाल यह भी है कि अगर जरूरत पड़ भी गई तो 4 मई को पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आ रहे हैं। इसके बाद 4 दिन में भी दोबारा चुनाव करवाया जा सकता था फाल्टा विधानसभा का, लेकिन चुनाव आयोग ने 21 मई 2026 की तारीख को चुना है फाल्टा में 285 बूथों पर रिपोल कराने के लिए। क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता कि इतना लंबा गैप क्यों? क्या चुनाव आयोग की व्यवस्था इतनी खराब है कि वो 4 मई के बाद सीधे 21 मई को ही चुनाव करवा पाएगा फाल्टा विधानसभा में, एक विधानसभा में? सवाल ये भी है कि क्या इसी बहाने लंबे वक्त तक बंगाल में सिक्योरिटी फोर्सेज को रखने के लिए ये सारा तामझाम किया जा रहा है? यानी एक विधानसभा में चुनाव कराना है, 20-25 दिन और बढ़ाने के लिए इस तरह की प्लानिंग की
जा रही है। बीजेपी के तमाम लोगों का आरोप है कि टीएमसी ने चुनाव में गड़बड़ी करवाई है। उधर टीएमसी का कहना है कि भाजपा वाले झूठ बोल रहे हैं। खबरों के अनुसार आरोप है कि वोटरों को धमकाया गया, बूथ के भीतर संदिग्ध लोग मौजूद थे, ईवीएम से छेड़छाड़ का भी संदेह जताया जा रहा है, भाजपा के बटन पर टेप लगाने का संदेह जताया जा रहा है। वैसे ऐसा ही संदेह लोकसभा चुनाव के दौरान भी संभवतः वाराणसी में भी जताया गया था, उसकी भी वीडियो सामने आई थी और आरोप लगा कि विपक्ष के बटन पर टेप लगाया गया। जरा पता लगाइए कि क्या तब भी चुनाव आयोग ने रीपोल कराया था। बहरहाल अगर इतना सारा तामझाम लगाने के बाद भी चुनाव आयोग को एक पूरी विधानसभा में रीपोल कराना पड़ता है तो फेलियर का अंदाजा लगाइए। इनका दावा है कि पूरे विधानसभा में ही यानी 285 बूथों पर गड़बड़ी हो गई। क्या ज्ञानेश कुमार को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कायदे से जवाब नहीं देना चाहिए कि इतना बड़ा फेलियर कैसे हो गया, कि इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई? जब इतना सब कुछ अपने आपने लगा रखा था तो टीएमसी के लोगों ने कथित रूप से इतना बड़ा गड़बड़ झोलझाल कैसे कर लिया? अब जरा एक नजर इधर दौड़ाइए। हाल ही में खबर आई कि चुनाव आयोग ने बताया कि काउंटिंग के दिन टेबल पर एक केंद्रीय कर्मचारी या पीएसयू के कर्मचारी को फिक्स कर दिया गया है। मामला कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचा। कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा कि यह चुनाव आयोग का अधिकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, चुनाव के बीच में दखल नहीं दे सकते। और यह भी कह दिया हाईकोर्ट ने कि चुनाव के बाद अगर कहीं कोई गड़बड़ी लगे तो आ जाइएगा चुनाव याचिका लेकर। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की आपत्ति यह थी कि बंगाल में वोटों की गिनती के दौरान काउंटिंग सुपरवाइजर और काउंटिंग असिस्टेंट जैसे पदों पर सिर्फ केंद्र या केंद्रीय पीएसयू के कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। हमें डर है कि इससे राज्य सरकार के अफसरों को अलग कर दिया जाएगा और गिनती में निष्पक्षता नहीं रहेगी। टीएमसी ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के उस फैसले को चुनौती दिया था जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर लगाने की बात कही गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम गए तो हमने ये डिमांड नहीं किया था कि चुनाव आयोग के सर्कुलर को रद्द कर दिया जाए। हमने कहा था कि चुनाव आयोग अपने ही सर्कुलर को ठीक से लागू करे। सिब्बल का कहना था कि सर्कुलर में व्यवस्था है कि काउंटिंग पर्सोनल का चयन केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कर्मचारियों में से रैंडम तरीके से किया जाएगा, लेकिन यह राज्य सरकार के नॉमिनी को शामिल नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि काउंटिंग के दौरान राज्य का नॉमिनी भी मौजूद रहेगा और जो सर्कुलर है उसका पूरा पालन किया जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी जो डिमांड कर रही थी कि सर्कुलर का पालन किया जाए, वही चुनाव आयोग ने भी कहा कि पालन किया जाएगा, हम वादा करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इसी बात को रिकॉर्ड पर ले लिया। मगर सिब्बल का आरोप है कि मीडिया का एक धड़ा यानी गोदी मीडिया इस बात को टीएमसी की हार की तरह दिखाने में लगा है। प्रचारित किया जा रहा है कि टीएमसी की बात खारिज हो गई, जबकि टीएमसी ने सर्कुलर को रद्द करने की डिमांड ही नहीं किया था। डिमांड यही थी कि जो सर्कुलर है उसको कायदे से ईमानदारी से लागू किया जाए। वही बात चुनाव आयोग ने भी कहा कि हाँ हम करेंगे, राज्य सरकार के नुमाइंदे भी काउंटिंग में रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जब आप वादा करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। यानी ऐसा भी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को कोई बहुत बड़ा अलग से राहत दे दिया, लेकिन जो डिमांड थी वो खुद चुनाव आयोग ने ही मान लिया, तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहना ही नहीं था। लेकिन गोदी मीडिया इस बात को उल्टे तरीके से दिखाने लगा। अब सवाल है कि क्या इसमें भी वही फार्मूला है कि अलग अलग तरीके से कुछ ऐसी बातें मार्केट में फैलाते रहिए जिससे लगे कि भाजपा आगे है, टीएमसी पीछे है, बाजार में पैसा लगता रहे और फिर अचानक से लाखों करोड़ का स्कैम हो जाए। क्या ये सब इस कथित घोटाले का हिस्सा है? यानी क्या भाजपा, चुनाव आयोग, सेबी और गोदी मीडिया सब मिलकर बाजार खेल रहे हैं और इन सब में भाजपा के लिए चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का वाला खेल चल रहा है? वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।